सो व्हाट आर द फैक्टर्स पीपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? एक तो हो गया भाई साहब रॉ मटेरियल्स, लेबर, वाटर एंड लैंड। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी, क्या क्या है भाई साहब? अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। देखो आपने कोई इंडस्ट्री डाली, अगर रॉ मटेरियल उससे बहुत दूर है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने भाई साहब कोई इंडस्ट्री डाली, तो इंडस्ट्री को डालने के लिए आप हवे पे डाल नहीं सकते, आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो यू वुड बेसिकली नीड लैंड, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए आपको रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं हम इसको। लैंड मतलब आप कोई इंडस्ट्री को हवे में नहीं डाल सकते, इट हैज़ टू बी क्लोज, इट हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑन अ लैंड। वाटर, क्या आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी भाई साहब? यस, यू विल नीड वाटर। लेबर, विल यू रिक्वायर लेबर? आप इंडस्ट्री ऐसी जगह पे नहीं डाल सकते जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ना हो। पावर, यू विल रिक्वायर पावर, ठीक है, तो पावर विल बी रिक्वायर्ड, पावर विल बी रिक्वायर्ड। विल यू रिक्वायर कैपिटल? यू विल रिक्वायर कैपिटल, भाई साहब पैसा तो चाहिए रहेगा। ट्रांसपोर्ट, आप इंडस्ट्री ऐसी जगह पे नहीं डाल सकते जहां पे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ना हो। किसी पहाड़ में जाकर आपने इंडस्ट्री डाल दी, ठीक है, तो क्या वहां से ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्टिविटी है? नहीं है, ठीक है। मार्केट, ठीक है, यू विल नीड बेसिकली अ मार्केट टू बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, ठीक है। So the factors affecting the location of industries are the availability. Industries are situated where some or all of the factors are easily available, जो सबको easily available हो। Sometimes the government provides incentives like subsidized power. तो कुछ कुछ जगहों पे गवर्नमेंट कभी कभी इंडस्ट्रीज को, देखो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी इंडस्ट्रीज को इनकरेज करने के लिए। वाई? बिकॉज इंडस्ट्रीज के चलते आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के लिए एक समस्या है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकती है, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है। तो समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर। तो पावर जो है तो आपकी सब्सिडाइज्ड पावर जो है तो कम खर्चे में आपको मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग जो है तो कम होती है, ठीक है। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका लोअर होता है। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो है तो बैकवर्ड एरियाज में लोकेट हों इसके लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। जितना ज़्यादा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा आपके इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा टाउन्स एंड सिटीज का, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम भाई साहब आपका एक हो गया इनपुट, एक हो गया प्रोसेस और एक हो गया आउटपुट। इनपुट में क्या आ जाता है? तमाम आपके रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। फिर उसकी होती है बेसिक प्रोसेसिंग, और उस प्रोसेसिंग से क्या जनरेट होता है? एक आउटपुट जनरेट होता है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो इनपुट, द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या इनपुट्स हैं भाई साहब? मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल जो आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है भाई साहब आपका लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर। लैंड का कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट और पावर का कॉस्ट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली योर इनपुट आर्टिकल्स। ये हो गया आपके रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका लेबर, लैंड, पावर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हो गया भाई साहब इनपुट। प्रोसेस क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपका होता है एक इनपुट, और उस इनपुट से जनरेट होता है क्या? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो इनपुट विल जनरेट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो प्रोसेस से आपका क्या जनरेट होगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। आउटपुट, द आउटपुट्स आर एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा भाई साहब? एंड प्रोडक्ट्स। इनको सेल करके आप इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट्स आर एंड प्रोडक्ट्स। तो इनको भाई साहब ट्रांसपोर्ट से हम कहाँ तक पहुँचाते हैं? मार्केट तक पहुँचाते हैं ताकि लोग इनको खरीद सकें, ठीक है। ओके। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल, हाँ, कॉटन, सिल्क, ठीक है। कॉटन एंड सिल्क विल बी बेसिकली योर इनपुट प्रोडक्ट्स, दैट इज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कॉटन हो गया आपका भाई साहब, और क्या हो जाएगा? ह्यूमन लेबर, ठीक है भाई साहब, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, आपने कॉटन को भाई साहब खेतों से तो लाना तो पड़ेगा ना भाई साहब वहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट प्रोसेस। द प्रोसेस, अगर जो हम गिनिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, डाइंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, कलरिंग, प्रिंटिंग, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे भाई साहब प्रोसेसिंग। गिनिंग मतलब इस कॉटन को भाई साहब क्या किया जाता है? कॉटन को ये बनाया जाता है भाई साहब, सुतली बनाई जाती है, ठीक है। सो ये हो गया गिनिंग। फिर करते हैं हम इनका स्पिनिंग, फिर करते हैं हम भाई साहब वीविंग, ठीक है।
एंड देन डाई, मतलब इसको कलर देते हैं, ठीक है, वी विल बेसिकली प्रोवाइड कलर। फिर होता है इसमें मतलब प्रिंटिंग, तो इस कॉटन में क्या होती है, प्रिंटिंग होती है, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट। ओके, इस कॉटन की होती है भाई साहब प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में हम कॉटन पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये सारे प्रिंट्स आते हैं, ये सारे डिजाइन्स डेवलप होते हैं। आउटपुट, द आउटपुट इज द शर्ट दैट यू वेयर, जो शर्ट आप पहनते हैं या जो गारमेंट्स आप पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो इंडस्ट्रियल रीजन्स, आपके अगर देखोगे इंडस्ट्रियल रीजन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज when a number of industries located close to each other and share the benefits of their closeness। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ठीक है, if many industries, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ से इमर्ज होते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries located close to each other and share the benefits of their closeness। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जब एक दूसरे के बहुत क्लोज लोकेटेड होते हैं और अपने क्लोज होने की वजह से जो बेनिफिट शेयर करते हैं उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स भाई साहब वर्ल्ड के क्या क्या हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका। नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में आपके मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। ये आपका वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जर्मनी वगैरह में जितना सारे आपके मोटर व्हीकल्स डेवलप होते हैं, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। देन यू हैव ईस्टर्न यूरोप, देन वी हैव ईस्ट एशिया, you have East Asia। Major industrial regions tend to be located in the temperate areas। अगर हम देखेंगे जहां पे आपका टेम्परेचर अच्छा खासा हो, बरसात भी जहां पे होती हो, ठीक है, टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल्ड फील्ड्स। क्यों? टेम्परेट एरियाज में एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता है, टेम्परेट एरियाज में गर्मी ज्यादा होती है और गर्मी को आप सह सकते हैं, ठीक है, गर्मी को आप सह सकते हैं। ठंडी में काम करना मुश्किल हो जाता है, बर्फ हो गया अगर या बहुत ज्यादा मानसून हो गया तो उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेट एरियाज में गर्मी बहुत ज्यादा है। नियर सी पोर्ट्स, क्यों ज्यादा करके इंडस्ट्रीज सी पोर्ट्स के आजू बाजू रहेंगे? ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस है आपका, ठीक है। एंड नियर कोल फील्ड्स, क्यों कोल फील्ड्स के आजू बाजू? क्योंकि कोल उनको मिल जाएगा आराम से, ठीक है, नियर कोल फील्ड्स, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रीजन्स आर लोकेटेड नियर सी पोर्ट्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसका भाई साहब? ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, दोनों भी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर बोथ यू विल नीड सी पोर्ट्स, ठीक है, ओके। और क्या लग जाएगा भाई साहब? आपको कोल फील्ड्स लग जाएगा। दीज आर बेसिकली कोल फील्ड्स। कोल फील्ड्स इज प्रोवाइडिंग यू विथ एनर्जी, इट इज एन एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स फॉर इंडस्ट्रीज, एनर्जी रिसोर्स फॉर इंडस्ट्रीज, ये आपका हो गया एनर्जी रिसोर्स फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ओके। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, ये मुंबई पुणे क्लस्टर एक इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन हो गया। हुगली रीजन, ठीक है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, ठीक है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये सारे आपके भाई साहब। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, तो ये सारे आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स है। गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, ये सारे आपके इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है। कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। सो ऑल ओवर इंडिया यू सी दीज इंडस्ट्रीज क्लस्टर। यहां पे सबसे ज्यादा आपका आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। सो ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं बेसिकली, ठीक है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। फायर अगर लग गया या कोई ब्लास्ट हो गया, इट कैन कॉज अ ह्यूज मैसिव डैमेज बोथ टू लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटीरियल्स, ठीक है। टेक्निकल फेलियर अगर हो गया तो इंडस्ट्रीज में बहुत नुकसान हो सकता है। और अगर भाई साहब हजार्डस जो है, मतलब जो डेंजरस चीज है, उसको अगर हमने मिस हैंडल कर लिया, आग लग गई या पूरा झुलस के वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मिस हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। वन ऑफ द वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ऑफ ऑल टाइम occurred in Bhopal on the 3rd of December 1984। तो 1984 में भोपाल में एक गैस टरबाइन था, ठीक है, और यहां से लीकेज चालू हुआ इस टरबाइन से 1984 में। 12:30 बजे ये चालू हुआ और पूरे शहर में ये गैस फैलता रहा। सुबह तक 5000 लोग इस गैस से मर चुके थे।
5,000 पीपल एक्चुअली डाइड, मोर देन 5,000 पीपल। भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, इट्स अ ब्लैक मार्क इन इंडियन कैलेंडर फॉर अ गैस ट्रेजेडी दैट हैपेंड। टरबाइन, यहाँ पे मतलब गैस टरबाइन से गैस रिलीज हुई थी और ये गैस इतनी पॉइजनस थी कि 5,000 लोग मारे गए थे। वो मिल अभी बंद हो गया है, वो प्लांट अभी बंद हो गया। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन द 3rd of December 1984 एट अराउंड 12:30 AM इन द मॉर्निंग। व्हेन मॉर्निंग मतलब नाइट में ही सब लोग सो रहे थे तो किसी को एहसास नहीं हुआ और वही पॉइजनस गैस सबने इनहेल कर लिया। उस गैस प्लांट के आजू बाजू जितने भी लोग थे बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट दैट इज MIC गैस वाज रिलीज्ड, ठीक है। और ये मिथाइल आइसोसाइनेट बाइसेकट ऑन along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स बनते थे, पेस्टिसाइड जिनको हम बेसिकली इसमें छिड़कते हैं ना फार्मिंग में, ठीक है। सो ये भाई साहब लीक्ड आउट ऑफ द यूनियन फैक्ट्री एट कार्बाइड। द ऑफिशियल डेथ टोल इज अराउंड 3,598 इन 1989। मतलब ऑफिशियल डेथ टोल, इतने लोग मारे गए थे, लाशों की ढेर लग गई थी भाई साहब, ठीक है। इतने लोग अप्रॉक्सीमेटली मारे गए थे, लेकिन इससे ज्यादा भी मरे होंगे। मतलब कैसा है कि स्पॉट डेथ नहीं होता है, धीरे वो गैस घुस चुका है अभी, तो शायद कोई इंसान आज नहीं मर रहा है, लेकिन हो सकता है आज से 1 महीने बाद या 1 साल बाद मरा हो, ठीक है। उसका तो हम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे। ऑन द स्पॉट 3,500 लोग मारे गए, ठीक है। ऑन द स्पॉट अप्रॉक्सीमेटली देखो 3,500 लोग मारे गए, लेकिन धीरे धीरे भी मरते रहे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से, ठीक है। Thousands who survive still suffer from one or many ailments like blindness, कोई पूरे परमानेंटली ब्लाइंड हो गए, impaired immune system, उनका भाई साहब इम्यून सिस्टम ही खराब हो चुका है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, और या तो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हो गए। तो मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। ये एक पॉइजनस गैस था और इसके इनहेलिंग की वजह से ये सारे पॉइजनस बीमारियां हो गई हैं। In another accident on the 23rd of December 2005, due to gas well blown out at Gao Kiao, Chongqing, China, 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated। तो यहाँ पे भी कुछ कम लोग मरे थे, उतने ज़्यादा नहीं जितने हमारे हिंदुस्तान में मरे थे, लेकिन यहाँ पे भी ये गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं और ऐसे इंडस्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं जहाँ पे पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं या हजार्डस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं और उनको अगर हम केयरफुली हैंडल नहीं कर रहे हैं, दीज आर द डिजास्टर्स दैट वी कैन फेस, ठीक है। दीज आर द डिजास्टर्स दैट वी कैन फेस विच विल लीड टू ह्यूज लॉस ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। Many people died because they were unable to run after the explosion। तो भाई साहब एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद वो भाग नहीं पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas, ठीक है। जो टाइम पे भाग नहीं पाए, ठीक है, जहां पे उनको इवैक्यूएशन नहीं हो पाया, they suffered burns to their eyes, eye burns हुए, skin and lungs from the gas, ठीक है। Densely populated residential areas should be separated far away from industrial areas। इसीलिए देखो, अगर समझ लो ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, इसके बीचों बीच आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि वो रिस्क है, कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, हजारों लाखों लोगों की जानें आफत में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑलवेज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है। सो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। People staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case of an accident occurs, ठीक है। तो जो भी लोग रहते हैं विसिनिटी में, मतलब कोई इंडस्ट्री है, देखो उस इंडस्ट्री के अंदर कितनी पॉइजनस चीजें हैं, कितनी हजार्डस चीजें हैं या कितनी इन्फ्लेमेबल चीजें हैं, ठीक है। पॉइजनस चीजें, हजार्डस चीजें या इन्फ्लेमेबल चीजें, इनका नॉलेज जो उस इंडस्ट्री में है उनको होना चाहिए, ठीक है, जो उस फैक्ट्री में है उनको होना चाहिए। एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस इफ एनी एक्सीडेंट अकर्स। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। तो हमारा फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी डेंसली इंप्रूव, क्लियर है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज शुड बी लिमिटेड। तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं, एसिड्स आपके बर्निंग कैच करते हैं, ठीक है, ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेज, इंडस्ट्रीज में टॉक्सिक सब्सटेंसेज प्रोड्यूस होती हैं। अभी उनको हम जहां पे स्टोर करते हैं बहुत केयरफुली स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल कैच फायर, ठीक है।
तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड, ठीक है। पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव। तो जो जिस तरह से पोल्यूशन को हम एयर में या सॉइल में या वाटर में डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है, दोज क्वालिटीज शुड बी इम्प्रूव। बिफोर वी liberate the gases, attempt should be made to make the gases pure. Before we discharge the pollutants in the soil, attempt should be made to make the soil pure. Before we discharge the pollutants in water, attempt should be made to discharge it of impurities, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके हैं भाई साहब। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, हमारे मेजर इंडस्ट्रीज कौन से हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। सो द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये आपके मेजर इंडस्ट्रीज हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया भाई साहब, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, आईटी इंडस्ट्री। मुझे तो सिलेबस नहीं फॉरवर्ड किया इस बार का, आज भेज देना, ठीक है। कभी इसे तुम्हारा 3 अक्टूबर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया और आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपके आज की तारीख के मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जिनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और जिससे इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बूस्टअप होती है, ठीक है। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ न्यूअर इंडस्ट्री। ये नया है, ये तो बहुत पुराना इंडस्ट्री है, ठीक है। कॉटन या सिल्क से क्लॉथ का बनना या आयरन से मतलब आयरन के बीम्स बनाना, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। ये वाला जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री, ये थोड़ी सी नई है। बाकी ये दोनों इंडस्ट्रीज पुरानी है, ठीक है। ओके, द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड इज जर्मनी, यूएसए, ठीक है, चाइना, देन वी हैव जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम सिलिकॉन वैली बोलेंगे भाई साहब, सेंट्रल कैलिफोर्निया। यहाँ पे अपने आपका ज़्यादा करके इंडिया में जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो सिलिकॉन वैली, ये आपका सिलिकॉन वैली इज बेसिकली ज़्यादा करके आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल गेट्स का वैली है, ठीक है। सो सिलिकॉन वैली, हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग इस सिलिकॉन वैली में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। बैंगलोर में भी काफ़ी सारा भाई साहब आपका आईटी पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, ओके। इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आपका भाई साहब हर इंडस्ट्री में एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस और एक होता है भाई साहब आपका आउटपुट। तो अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो इनपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? रॉ मटेरियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ आयरन। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री whose products are used as raw material for other industries, ठीक है। तो दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री, ये आपका एक फीडर इंडस्ट्री है, ठीक है। whose products are used as raw material for other industry, तो इनके प्रोडक्ट्स भाई साहब कैसे यूज होते हैं? एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। इनपुट, द इनपुट्स ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स सच एज, ये भाई साहब आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, आयरन और कोल, लाइमस्टोन, ये आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, लेबर, कैपिटल, साइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके हो गए रॉ मटेरियल्स। The process of converting iron ore into steel involves many stages, ठीक है। आयरन ओर का भाई साहब स्टील, the raw material is put into the blast furnace where it undergoes smelting, तो इसको भाई साहब रॉ मटेरियल आयरन को हम डालते हैं, इसका होता है स्मेल्टिंग, ये मोल्टेन आयरन निकलता है, देखो यहाँ से खोला हुआ आयरन निकलता है, मोल्टेन आयरन, और इसी को हम यूज करते हैं। तो ये मोल्टेन आयरन कलेक्ट किया जाता है और इसको भाई साहब लेकर जाते हैं। ये स्लैग लैडल है, ठीक है, तो ये आपका आयरन लैडल है। एक निकलता है आपका मोल्टेन स्लैग और एक निकलता है आपका मोल्टेन आयरन, ठीक है। ये बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं, ठीक है। सो आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन एंड स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जो भंगार होता है ना, देखो भंगार वाले आयरन लेकर जाते हैं, क्यों लेकर जाते हैं? इसमें डाला जाता है, इसमें होता है आयरन और इसमें होता है कोक, कोक इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कोल, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, लाइमस्टोन होता है और इसमें होता है स्क्रैप, स्क्रैप मतलब भंगार। इन सब चीजों को डाला जाता है और यहाँ से टैप होल से देखो आयरन निकल रहा है, दिस आयरन इज बेसिकली यूज्ड। द रॉ मटेरियल इज पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस वेयरइन इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, ठीक है। तो प्रोसेस क्या? इट इज देन रिफाइंड, फिर हम इस प्रोसेस को भाई साहब रिफाइन करते हैं। आउटपुट प्रोसेस हो गया ये, ठीक है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील व्हिच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, तो ये स्टील को हम दूसरे इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। स्टील इज टफ and it can be easily shaped, cut and made into wire,
तो स्टील भाई साहब आपका होता है टफ, और इससे हम इजीली भाई साहब इसको कट भी कर सकते हैं और इसको वायर के शेप में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आराम से भाई साहब इसका शेप कट और वायर में फॉर्म कर सकते हैं। Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper। अलग अलग भाई साहब हम देखिए alloys मतलब क्या होता है। alloys देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक मेटल में सारी चीजें पर्याप्त नहीं होती, तो हम उसके साथ दूसरे मेटल्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, दूसरे मेटल्स को। स्पेशल अलॉयज मतलब अलॉयज आर बेसिकली व्हाट, अलॉयज आर मेटल मिक्सचर्स, ठीक है, ये आपके मेटल को हम एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper। Aluminium, nickel और copper इसमें भाई साहब ऐड करके हम ये बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका निकल और ये हो गया आपका कॉपर, ठीक है। Alloys give unusual hardness, toughness और ability to unrust, ठीक है। तो देखिए जैसे आयरन में, आयरन एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, उसमें रस्ट पकड़ता है। तो अगर हम इन चीजों को मिलाएंगे, ठीक है, तो उसमें रस्ट नहीं पकड़ेगा, स्टील जैसे हम बोलते हैं। तो दीज आर अलॉयज ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील में भाई साहब बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है। इसमें होता है भाई साहब आपका आयरन, इसमें होता है भाई साहब आपका कार्बन, ठीक है, इसमें होता है भाई साहब आपका क्रोमियम, ठीक है, और इसमें होता है भाई साहब आपका निकल। इन सारी चीजों को स्टील बनाने में मैन्युफैक्चर किया जाता है, स्टेनलेस स्टील। तो ये आपका एक टाइप का अलॉय हो गया। आयरन स्टील इंडस्ट्री, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सारी चीजों में देखो स्टील लग रहा है, ठीक है, आपके फर्नीचर में स्टील लग रहा है, आपके भाई साहब 4 व्हीलर में स्टील लग रहा है, बिल्डिंग्स में स्टील लग रहा है। सो अब स्टील और आयरन जो है एक बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री का, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज्ड इज ईदर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। तो आपका देखो ये टूल्स एंड मशीनरी हो गए, ठीक है, ये आपके टूल्स एंड मशीनरी ये आपके इन मेटल्स से बने हुए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज, ठीक है, आज की तारीख में हम ज्यादा करके जो भी चीजें यूज कर रहे हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर लार्जली मेड अप ऑफ स्टील। तो ये आपके शिप्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, ट्रक्स हो गए, ऑटोज हो गए, ये सब के सब भाई साहब किससे बने हुए हैं, स्टील से बने हुए हैं। सेफ्टी पिन्स हो गए, नीडल्स हो गए। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। तो ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग होती है, इसमें भी आपका स्टील मशीनरी यूज होता है, ठीक है। स्टील मशीनरी इज बेसिकली यूज्ड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल। तो अगर आप देखोगे ये स्टील पाइपलाइंस होते हैं जिसमें से ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। स्टील पाइपलाइंस आर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल टू डिफरेंट प्लेसेस, ओके। माइनिंग होती है भाई साहब आपकी माइनिंग, ठीक है। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। फार्म मशीन्स आर मोस्टली यूज्ड। तो फार्म मशीन्स को हम यूज करते हैं, फार्म मशीनरी। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। तो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, उनके स्टील फ्रेमवर्क्स होते हैं और इसी पे ईटा बिठाकर हम ऊपर बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, ठीक है। लार्ज बिल्डिंग्स हैव जनरली गॉट स्टील फ्रेमवर्क। बिफोर 1800 AD, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वे इजीली अवेलेबल। तो पहले क्या होता था, हम क्योंकि देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत भारी इंडस्ट्री है, भारी रॉ मटेरियल से ये इंडस्ट्री बना हुआ है, ठीक है। सो वेयर वाज दिस इंडस्ट्री लोकेटेड? वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई, जहां पे रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, वहां पे हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लोकेट किया था, ठीक है। सो ये आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, पावर सप्लाई हो गया भाई साहब, रनिंग वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें जहां पे अवेलेबल होंगी। लेटर धीरे धीरे द आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड्स, क्योंकि कोल से आपको क्या मिलता है भाई साहब, एनर्जी। मतलब आपको अगर पावर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो भी एनर्जी इन द फॉर्मेट ऑफ कोल बर्निंग वाज अवेलेबल, ठीक है। एंड क्लोज टू कनाल्स एंड रेलवेज। कनाल्स मतलब ये जहां पे आपकी नदियां होती हैं, ठीक है, रेलवेज होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट में सुविधा हो। कैनल से आपको मिल जाएगा भाई साहब वाटर, कोल से आपको मिल जाएगा भाई साहब एनर्जी जो बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में, और रेलवे से आपको क्या सुविधा मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। रेलवेज आपको देगा भाई साहब ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ठीक है, ओके। सो कोल फील्ड्स, कैनाल्स एंड रेलवेज, ओके। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आफ्टर 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaports, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस के वजह से हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन चेंज होती गई, ठीक है। आफ्टर 1950s हमने देखा कि भाई साहब स्टील बहुत भारी है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको वाटर एज अ मीडियम चाहिए, तो ये ज्यादा करके कहाँ पे लोकेट होने लगे, नियर सी पोर्ट्स, ठीक है। दे स्टार्टेड टू बी, दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज and iron ore had to be imported from overseas।
तो ओवरसीज से इंपोर्ट करना पड़ता था आयरन ओर को, ठीक है। ओके, सो अभी इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ, क्या क्या एडवांटेजेस हैं भाई साहब इंडिया में? रॉ मटेरियल्स का, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स का एक एडवांटेज डेफिनेटली है, चीप लेबर का एडवांटेज है, ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज है और मार्केट का एडवांटेज है। इन सारे एडवांटेजेस को लेते हुए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड इन इंडिया। तो रॉ मटेरियल्स है भाई साहब, लेबर है, ट्रांसपोर्ट है और मार्केट, ये सारा। मार्केट मतलब बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, बहुत सारे लोग आयरन और स्टील को ले ही रहे हैं, बर्तन के माध्यम से, फर्नीचर के माध्यम से, भाई साहब बिल्डिंग बनाने से, ठीक है, रेलवे लाइंस के लिए आपको आयरन और स्टील चाहिए। तो लेबर भी काफी अवेलेबल है, लेबर आपका चीप लेबर अवेलेबल है, इंडियंस भाई साहब बहुत सस्ते में काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी आपका अवेलेबल है। तो इन सब चीजों से आयरन और स्टील इंडस्ट्री काफी ग्रोथ हुई है। ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर भिलाई स्टील प्लांट है, देखो दिस इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, दुर्गापुर, ठीक है, बर्नपुर, जमशेदपुर जहां पे टाटाज है, ठीक है, टाटाज ने जमशेदपुर से शुरुआत की थी। राउरकेला स्टील प्लांट है उड़ीसा में, बोकारो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ बिहार, द स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, तमिलनाडु में सलीम बोल के एक जगह जहां पे विजयनगर, दिस इज ऑल्सो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंट्री, भद्रावती, विशाखापट्टनम, ये सारे आपके भाई साहब, ये जमशेदपुर है जहां पे टाटाज ने पहला स्टील प्लांट लॉन्च किया था, ठीक है, जमशेदपुर विच इज लोकेटेड इन बिहार, ठीक है, यहाँ पे टाटाज ने पहला स्टील प्लांट लॉन्च किया था। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, दैट वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को बोलते हैं, ठीक है। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको एक्सपैंड करना चालू कर दिया और बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स लोकेट किए। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 at Shakchi near the confluence of the rivers Subarnarekha and Kharkai in Jharkhand, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये स्टार्ट हुआ साक्षी में, खारकाई रिवर है, सुबर्णरेखा रिवर है। लेटर ऑन साक्षी was renamed as जमशेदपुर, इसको भाई साहब रीनेमिंग किया गया जमशेदपुर। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel industry in the country। तो जमशेदपुर भाई साहब सबसे कन्वीनियंट जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। Sakchi was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो ये रेलवे लाइन से काफी क्लोज था, सिर्फ 32 किलोमीटर की डिस्टेंस की दूरी थी। इट वाज क्लोज्ड टू द आयरन ओर, कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट। कोलकाता भाई साहब इंपॉर्टेंट पोर्ट था और ये भाई साहब अपने इस इंडस्ट्री को काफी बड़ा एक पोर्ट या मार्केट प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झाड़िया कोल फील्ड्स, these are known as झाड़िया कोल फील्ड्स, एंड आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इन सब जगहों से भाई साहब इनको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, किसको? टिस्को को, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ओके, तो ये झाड़िया है, ठीक है। देन फ्रॉम छत्तीसगढ़ The Kharkai and Subarnarekha rivers ensured sufficient water supply। भाई साहब बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री में वाटर सप्लाई सफिशिएंट होना चाहिए, so they supplied sufficient water, ठीक है। Subarnarekha river government initiatives provided adequate capital for its later development। In Jamshedpur several other industrial plants were set up after Tisco। तो काफी सारे इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप हुए, ठीक है। तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई साहब? they produce chemicals, they produce locomotive parts, they produce agricultural equipment, ठीक है। they produce machinery, they produce tin plates, they produce cable, they produce wires, ठीक है। ये सारी चीजें भाई साहब तमाम, you name it, most of the things that we use are basically produced by iron and steel। The development of the iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India। तो भाई साहब बहुत rapid industrial development होने लगा इंडिया में, ठीक है। Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure। The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills, ठीक है। तो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स और मिनी स्टील मिल्स दोनों भी आपके होते हैं। It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries, ठीक है। रोलिंग मिल्स भी होते हैं एंड ancillary industries भी होते हैं। United States of America physical, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो आपका भाई साहब पिट्सबर्ग जो है
Pittsburgh, it's an important steel city of the United States of America. तो इसमें क्या है भाई साहब, some of the raw materials such as coal is easily available here. When the iron ore comes from the iron mines at Minnesota about 1500 kilometer from Pittsburgh. तो मिनेसोटा से ये आता है भाई साहब, ठीक है. Iron ore comes from iron mines at Minnesota about 1500 kilometer from Pittsburgh, ठीक है. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply, ठीक है. The famous Great Lakes Waterway. तो यहाँ पे भाई साहब ग्रेट लेक्स वाटरवे है जिसके मदद से हम आराम से यहाँ तक इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सिर्फ एक इंडस्ट्री का सेटअप नहीं देख रहे हैं, उसकी प्रॉक्सिमिटी देख रहे हैं, कितना क्लोज है वो रॉ मटेरियल से, और रॉ मटेरियल्स का इंडस्ट्री तक पहुँचना और इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट्स का मार्केट्स तक पहुँचना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी विल सी. ओके, ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया. तो ग्रेट लेक से भाई साहब कहाँ तक आता है, पिट्सबर्ग एरिया तक आता है, ठीक है. ओके, द ओहायो, द मोनोगलिया एंड द एल्गेमी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई. ये एडिक्वेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं भाई साहब, ठीक है. Today, very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. तो जो finished steel होता है ये भाई साहब land और water route से market तक पहुंचता है. The Pittsburgh area has many factories other than steel mills. तो ये Pittsburgh area है, बहुत सारे और भी factories हैं apart from steel mills. These use steel as their main raw material to make many different products, ठीक है. जैसे रेल रोड इक्विपमेंट, रेलवे कोचेस, रेलवे लाइंस, ठीक है, हैवी मशीनरी एंड रेल्स, ये सब पिट्सबर्ग के आजू बाजू ही लोकेटेड है ताकि वहां से जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसको फटाफट ताबड़तोड़ यूज कर लें, ठीक है. रेल रोड इक्विपमेंट बनता है भाई साहब, हैवी मशीनरी बनती है, ठीक है, रेलवे लाइंस बनते हैं, ठीक है. So this was pretty much about iron and steel industry, and there was a comparison that was done between how iron and steel industry is operated in India and how it is operated in United States of America. Okay. Now we'll talk about the cotton and steel industry. Just 1 minute, people. Okay, so cotton and textile industry, people. This is the cotton and textile industry. वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट. तो ये जो क्लॉथ को हम वीव करते हैं यार्न से, यार्न बनता है आपके कॉटन से, तो ये बहुत पुराना आर्ट है, इट्स नॉट समथिंग न्यू. सो कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. इन सब चीजों का यूज हुआ है, ठीक है. कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैज बीन, तो ये आपका जूट है, ठीक है, फिर फ्लैक्स है ये, ठीक है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देम. तो पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स जो हमने यूज किया है उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फाइबर्स विल बी द रॉ मटेरियल्स, ठीक है. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. आपके नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या है, कॉटन है, सिल्क है, ठीक है, जूट है, दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स क्या हो जाएंगे, नायलन हो गया, ठीक है, रेयन हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली मैन मेड फाइबर्स, ठीक है. फाइबर्स कैन ईदर बी नेचुरल और मैन मेड. Natural fibers are obtained from silk, they are obtained from jute, they are obtained from cotton, they are obtained from linen, ठीक है. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic, rayon, ठीक है, ये सब आपके man-made fibers हैं. Man-made fibers मतलब वो इंडस्ट्रीज में प्रॉपरली बनाई जाती हैं, ठीक है. The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. बहुत ही पुराना इंडस्ट्री है ये, and one of the oldest in the world. Till the industrial revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and wheels and looms. तो ये भाई साहब आपके wheels and looms होते थे, ये looms होते थे, थाप 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 थाप. ये भी भाई साहब मैनुअल लेबर से ज्यादा होता है. हैंड स्पिनिंग जो गांधी जी चलाते हैं भाई साहब चरखा, उससे भी आपके बनते थे ये, ठीक है, हैंड स्पिनिंग. द 18th century power looms facilitated the development of cotton textile industry. अभी आ गया पावर लूम जो ऑटोमेटिक मशीन से चल सकता है, जिसके लिए ह्यूमन लेबर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये चालू हो गया भाई साहब, ठीक है. टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है. सो इंडिया हो गया भाई साहब, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट.
इंडिया हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है, एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करती है इंडिया। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैड स्पन, ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। तो इंडियन हैंड स्पन है और इंडियन हैंड वोवन क्लोथ है, इनका भाई साहब बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। द क्लोथ्स वर्ल्ड वाइड नोन फॉर द क्वालिटी एंड डिजाइन आर द मुस्लिम्स ऑफ ढाका। ये भाई साहब ढाका का क्लॉथ है और बहुत ही महंगा है ये मुस्लिम, ठीक है, क्लॉथ बोलते हैं हम इसको। द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, साइजेंस ऑफ मुसलीपट्टनम, ठीक है, ये अलग अलग क्लॉथ्स है, ठीक है। कैलिकॉस ऑफ कैलिकट, ठीक है, गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा, ठीक है, गोल्ड रॉट कॉटन है ये और ये इन जगहों पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सूरत एंड वडोदरा, ठीक है। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन क्लोथ टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एक्सपेंसिव था ये हैंड वोवन और टाइम कंज्यूमिंग भी था, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। तो जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, इट वाज नॉट एबल टू फेस द कंपटीशन ऑफ द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट, ठीक है, which produce cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units, ठीक है। The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854। तो देखो यहाँ पे मुंबई में पहली बार, ठीक है, मुंबई जो डेवलपमेंट है वो भी बेसिकली आपके कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की वजह से ही है, ठीक है। 1854 में फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ। द वार्म, थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट है हमारा और मॉइस्ट क्लाइमेट भी है। मॉइस्ट मतलब जो कॉटन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, मॉइस्चर वाला क्लाइमेट भी है। मशीनरी, मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट ऑफ इंपोर्टिंग मशीनरी, तो हमारे पास पोर्ट है मुंबई में और इस पोर्ट के द्वारा हम मशीनरी को इंपोर्ट करा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास रॉ मटेरियल है एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन, ठीक है। सो ये वार्म क्लाइमेट हो गया भाई साहब, ठीक है। देन वी हैव अ मॉइस्ट क्लाइमेट, देयर इज अ पोर्ट, देयर इज रॉ मटेरियल, देयर इज लेबर अवेलेबल। Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat because of the favorable humid climate। तो पहले favorable humid climate था और ज़्यादा करके महाराष्ट्र और गुजरात में ही कॉटन टेक्सटाइल मिल्स फ्लरिश हुआ करते थे, ठीक है। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, आज की तारीख में हम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी मतलब इसी एक बंद कमरे में हम काफ़ी सारा ह्यूमिडिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ मटेरियल्स and raw cotton is a pure and not weight losing raw material, so this industry has to spread to other parts of India। मतलब ज़्यादा वेट वाला ये है नहीं रॉ मटेरियल, आप आराम से एक जगह से दूसरे जगह इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए दूसरे जगहों पे भी अभी कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। सम इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर कानपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, चेन्नई, पुडुचेरी, पानीपत, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रीजन्स हो गए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही है और अभी नहीं, बहुत पहले से ही फ्लरिश हो रही है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली एक्सपैंडिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। सो इट इज़ अहमदाबाद में, गुजरात का ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मैप है। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। तो साबरमती रिवर के बैंक्स में है भाई साहब ये, ठीक है। So it soon became the second largest textile city of India after Mumbai, ठीक है। Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India। Favorable locational factors were responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad। तो मुंबई के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी ने अगर नाम कमाया था तो गुजरात का अहमदाबाद था। अहमदाबाद इज सिचुएटेड क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, ठीक है। दिस इंश्योर्स इजीली अवेलेबिलिटी फॉर द रॉ मटेरियल। द ह्यूमिड क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो स्पिनिंग और वीविंग के लिए जो ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए वो भी अहमदाबाद में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, द फ्लैट टेरेन मतलब फ्लैट लैंड है एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है गुजरात और महाराष्ट्र के और ये प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। Well developed road and railway network permits easy transportation of textiles to different parts of the country, thus providing easy access to the market। जो भी चीजें आपके डेवलपमेंट के लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत है वो सारी भाई साहब अहमदाबाद में हैं और इसीलिए कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, बट इन रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन
facing some problems, have closed down primarily due to emergence of new textile centers in the country. तो बहुत सारे मिल अभी बंद हो रहे हैं क्योंकि और दूसरी जगहों पे सस्ते में कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है या टेक्सटाइल मिल्स का प्रोडक्शन हो रहा है. इट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, ओसाका. ठीक है. The textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. The extensive plain है भाई साहब around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mill. तो ओसाका के आजू बाजू भाई साहब land was easily available for the growth of cotton mills. ठीक है. Warm humid climate is well suited for spinning and weaving. तो warm humid climate है भाई साहब spinning और weaving के लिए. ठीक है. जापान में ओसाका. ठीक है. The river Yodo provides sufficient. तो यहाँ से रिवर से हमको भाई साहब अच्छा खासा पानी मिल जाता है. लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्टिंग, दोनों के लिए भी रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट और फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट. ठीक है. लेबर इज इजीली अवेलेबल. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स. तो ये इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ठीक है, यूएसए. The finished product is mostly exported and has a good market due to good quality and low price. ठीक है. Though it is one of the important textile cities in the country, of late the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज से ये रिप्लेस हो चुकी हैं अभी, सच एज ठीक है आपके भाई साहब आयरन एंड स्टील, मशीनरी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कमाई है तो लोग इसमें शिफ्ट हो रहे हैं. शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, सीमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब आ रही हैं. ठीक है. तो हमने दो प्रिमिटिव या प्राइमरी इंडस्ट्रीज की बात की है यहाँ पे, कौन कौन सी? आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल. और आयरन एंड स्टील को हमने देखा कैसे भाई साहब यूएसए में और इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, कौन कौन सी जगहों पे होता है, और टेक्सटाइल कैसे यूएसए में, जापान में और इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और कौन कौन से एरियाज में होता है. लेकिन लगभग सबका एक ही चीज है कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, easy connectivity that could be through a river or through ports. ठीक है. और भाई साहब फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट अवेलेबल होना. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज की तारीख में ये वाली इंडस्ट्री कहीं पे भी सेटअप हो सकती है, इसके लिए लोकेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है. द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. आईटी इंडस्ट्री है बेसिकली आपका कंप्यूटर से. टुडे दिस इंडस्ट्री हैज बिकम ग्लोबल, सारे विश्व में फैल चुका है ये. दिस इज ड्यू टू अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड socio-economic events. The main factors guiding the location of these industries are resource availability, cost and infrastructure. बिल्डिंग कितने चीप में मिल रहा है, लोग कितने चीप में मिल रहे हैं, ठीक है, यही है. ठीक है. यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल्स नहीं लग रहा है. The major hubs of IT industries are Silicon Valley, California and Bangalore in India. ये मेजर हब्स हैं, ठीक है, IT इंडस्ट्री के. सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर इन इंडिया. Bangalore is located on the Deccan Plateau where it gets the name Silicon Plateau बोलते हैं हम इसको. The city is known for its mild climate throughout the year. बैंगलोर का क्लाइमेट बहुत प्यारा है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं. ठीक है. Silicon Valley is a part of Santa Clara Valley located near to Rocky Mountains of North America. ये भाई साहब आपका सिलिकॉन वैली है नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है. The area has temperate climate with temperatures rarely dropping below 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हार्डली कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है. ठीक है. स्नोफॉल ज़्यादा नहीं है. Reasons for the growth of IT industry in Bangalore. Bangalore has the largest number of educational institutions and IT colleges in India. सबसे ज़्यादा है भाई साहब educational institutions and IT colleges. The city was considered dust free with low rents and cost of living. अभी high rent हो गया है. ठीक है. अभी now it has become high. The state government of Karnataka was the first to announce the IT policy in 1992. The city has the largest and widest availability of skilled managers with availability of skilled managers and work experience. तो लोगों की अवेलेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुआ है. ठीक है. The reasons for the growth of IT industry in Silicon Valley, California, close to some of the most advanced scientific and technological centers in the world, pleasant climate, ताकि लोगों को रहने और काम करने में कोई असुविधा ना हो. With an attractive and a clean environment, plenty of space for development and future expansion, located close to major roads and airports, good access to markets and skilled workforce. ठीक है, ये सब भाई साहब है आपका. सिलिकॉन प्लेटू बैंगलोर और सिलिकॉन कैलिफोर्निया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, एंड IT colleges. The city was considered dust free with low rents and cost of living. State government of Karnataka was the first to announce an IT policy in 1992. City has the largest and widest availability of skilled managers with availability of skilled managers and work experience.
close to some of the most advanced scientific, pleasant climate, attractive clean environment, close to major roads and airports, good access to markets and skilled workforce. So we understand that many similarities lie between the two cities to let them emerge as IT hubs. ठीक है? There are other emerging information technology hubs in metropolitan centers of India such as Mumbai, New Delhi, Hyderabad and Chennai. यहाँ पे भी भाई साहब IT hubs develop हो रहे हैं. Other cities such as Gurgaon, Pune, Tiruvananthapuram, Kochi and Chandigarh are also important for centers of the IT industry. ठीक है, यहाँ पे भी भाई साहब IT industry develop हो रहा है. However, Bangalore has always had a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent. यहाँ पे सबसे ज़्यादा workforce बहुत ज़्यादा available है. ठीक है, हाई लेवल पे भी और टॉप लेवल पे भी. ठीक है, information technology, imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24-hour workday. Some software companies in the United States of America and Bangalore, India have joined hands to achieve this. ठीक है, there are many ways in which this form of shift works across oceans. For example, two software professionals, Danny in Silicon Valley, California and Smita in Bangalore are working on a joint project. तो भाई साहब एक दिन में काम कर रहा है, दूसरा रात में काम कर रहा है. While Smita in Bangalore sleeps, Danny in California is working. At the end of his work day, he sends a message to Smita updating his progress. तो मतलब 24 घंटे काम चल रहा है. एक भाई साहब यूएस में बैठ के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसका टाइम जोन अलग है. एक इंडिया में बैठ के उसको काम कर रहा है. तो जैसे इसने काम करना खत्म किया, इसने काम करना चालू कर दिया. ठीक है, updating his progress. When she arrives at work in Bangalore, a couple of hours later, she notices that a message awaits her. She gets to work on the project straight away. ठीक है, तो भाई साहब अलग अलग. By the end of her work day, she relays the results of her efforts back to California. By the way, they communicate and work together as if they were sitting in adjoining offices. तो आज की तारीख में भाई साहब IT इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि मतलब बैरियर्स काम नहीं. अभी देखो जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में या आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका लेंथ उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन यहाँ पे आज की तारीख में बैठे बैठे लोग कनेक्ट हो रहे हैं IT इंडस्ट्री में. एक यूएसए में बैठा है और एक इंडिया में बैठा है, लेकिन दोनों इजीली कनेक्ट हो रहे हैं. सो कनेक्टिविटी इज वेरी चीप इन IT इंडस्ट्री. आप भाई साहब बैठे बैठाए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट में दोनों बैठकर साथ काम कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, क्लियर है? सो वी हैव डेल्ट विद द 3 मेजर इंडस्ट्रीज दैट आर डेवलपिंग इन इंडिया एंड दिस बेसिकली फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.